टेक्निकल एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप टेक्निकल परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना फायदेमंद रहेगा। हेलो प्यारे युवा साथियों। तो दोस्तों, टेक्निकल एक्सप्रेस हाजिर है आपके लिए थ्योरी के क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेकर। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि वैद्युतिक मापक यंत्र में कंपन को नियंत्रित करने वाला बल कौन सा है। देखिए, जो वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं उनमें 3 प्रकार के जो बल है वो काम में लिए जाते हैं। जो पहला है वो है विक्षेपण बल। जब मापक यंत्र का जो सुई है वो जब 0 पे होता है तो उसको जो जो मान है विद्युत विभव हो चाहे विद्युत धारा हो उसके सही मान तक ले जाने का जो कार्य करता है उस सुई को, वह बल तो होता है विक्षेपण बल। अब उस विक्षेपण बल को नियंत्रित करना मतलब जो जो स्थिति है उसका वास्तविक मान है वहां पे बनाए रखने का काम करता है नियंत्रित बल। जब क्या होता है कि ऐसी विद्युत धारा में आवर्ती के कारण जो मान है विद्युत विभव का या विद्युत धारा का, वह एक बार 0 होता है, एक बार शिखर मान पे जाता है। तो उसके कारण क्या है कि उसमें कंपनें उत्पन्न होती है। उन कंपनों को नियंत्रित करने के लिए उसमें डैम्पिंग टॉर्क यानी कि अवमंदक बल काम में लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवमंदक बल। तो चलो आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्थायी संधारित्र मोटर में कौन सा संधारित्र उपयोग में लिया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से जो स्थायी संधारित्र यानी कि जो सीलिंग फैन होता है उनमें स्थायी संधारित्र प्रकार की मोटर काम में लेते हैं। तो उसमें कैपेसिटर कौन सा काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए है विद्युत अपघटनी संधारित्र यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। बी है सिरेमिक संधारित्र यानी कि सिरेमिक कैपेसिटर। सी है कागज संधारित्र और डी है अभ्रक संधारित्र। तो आपको बताना है कि इन मोटरों में कौन सा संधारित्र काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यानी कि विद्युत अपघटनी संधारित्र। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी मोटर में हंटिंग दोष विद्यमान होता है। तो पहले आपको बता दूं कि हंटिंग दोष होता क्या है। देखिए, जो तुल्यकालिक मोटरें होती है उनमें लोड परिवर्तन के कारण क्या है कि जो जो रोटर है वह जो तुल्यकालिक गति के घूर्णन का विरोध करने लगता है, यानी कि उससे उसकी गति पिछड़ने लगती है, जिसके कारण मोटर में क्या है कि हंटिंग दोष पैदा होता है। तो ये दोष होता है सिर्फ तुल्यकालिक मोटर में। और इस दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। जो रोटर के पोल्स होते हैं उनमें ताम जो छिद्र करके तांबे की रॉड को शॉर्ट सर्किट करके डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है श्रेणी एच ए चालक पदार्थों का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है। देखिए, जो अचालक है यानी कि इंसुलेटर्स है उनको तापमान के आधार पर निम्न इन चरणों में बांटा गया है। जो देखो ये है, जो पहला है वो है वाई, यानी कि मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। और पहली जो कैटेगरी है वो है वाई। दूसरी जो है वो है ए। तीसरी जो है वो है ई।
चौथी जो है वो है बी। पांचवी जो है वो है एफ। छठी जो है वो है एच। और सातवीं जो है वो है सी। देखिए जो पहली कैटेगरी है वाई, उसका उसका तापमान होता है 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री। ए का होता है, वो होता है 105 डिग्री। 105 डिग्री। ई का जो तापमान होता है वो होता है 120 डिग्री। ये सेल्सियस में होता है, तापमान को फ़ारेनहाइट में भी नापता है, लेकिन ये जो टेबल है मान है वो सेल्सियस में आपको याद रखने होंगे। तीस बी जो कैटेगरी है उसका मान होता है 130 डिग्री। एफ का मान होता है 155 डिग्री। 155 डिग्री। और एच का मान होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। और जो लास्ट सी कैटेगरी है इसका मान होता है 200 से 200 से 200 से लेकर 250 तक। देखो आपको पेपर में इनमें से किसी भी कैटेगरी का पूछ लिया जा सकता है, तो आपको इन सभी का याद रखना है। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि एच कैटेगरी का मान क्या है, तो एच कैटेगरी का मान 180 डिग्री सेल्सियस है। तो ये अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अभ्रक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। देखिए जो अचालक होते हैं उनकी जो वोल्टेज सहन क्षमता है उसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो सभी पदार्थों की उनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग होती है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि अभ्रक है उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए जो अभ्रक है उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 20 से 60 केवी प्रति एमएम। ये आपको याद रखना है। अब आगे 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 120 एएच यानी कि एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरी 8 एम्पियर की धारा घंटे तक प्रवाहित करनी चाहिए। इसमें पूछा गया है कि एक 120 एएच की बैटरी को कितने घंटे तक चार्ज 8 एम्पियर की धारा से चार्ज करना चाहिए। तो देखो जो एएच क्षमता होती है तो वो होती है एम्पियर इंटू घंटे, आई इंटू एच। एच तो एएच का मान हमको दिया है 120 और आई का मान दिया है 8। तो इसकी जगह हम आई की जगह कर देते हैं 8। इसकी जगह 8 कर देते हैं। तो हमें एच का मान पता करना है। तो देखिए ये इस साइड में गुणा में है तो ये इधर आके बट्टा में हो जाएगा। तो 120 में 8 का भाग देने पे कितने बार जाता है? 15 बार जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे पूछा है कि एक भू संयोजन और भवन दीवार के मध्य की दूरी कितनी रखी जानी चाहिए। देखिए जो अर्थिंग करते हैं
उसकी और जो भवन कोई पास में होता है उसके बीच की दूरी कितनी, जो दीवार होती है उनके बीच में दूरी कितनी रखी जानी चाहिए। तो देखिए ये 1.5 मीटर रखनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे कम नहीं होनी चाहिए, अधिक हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अब आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है। उच्च होता है, निम्न होता है, मध्यम होता है या शून्य होता है। यानी पृथ्वी यानी कि जो अर्थ पॉइंट होता है अर्थिंग का, वही उसमें जो विभव होता है वही पृथ्वी का विभव होता है। तो देखिए उसका मान शून्य होता है हमेशा, न ऋणात्मक होता है, न धनात्मक होता है, न उच्च होता है, न निम्न होता है। उसका मान हमेशा शून्य ही रहता है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीनर डायोड जो है वो क्या है। पूछा है ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि उच्च डोपिंग वाला सिलिकॉन डायोड, बी में दिया है निम्न डोपिंग वाला सिलिकॉन डायोड, सी में दिया है उच्च डोपिंग वाला जर्मेनियम डायोड और डी में दिया है निम्न डोपिंग वाला जर्मेनियम डायोड। अब आपको इनमें से बताना है कि जो सिलिकॉन डायोड है वो क्या होता है। सॉरी, जिनर डायोड है वो क्या होता है। देखिए जिनर डायोड जो है वो उच्च डोपिंग वाला सिलिकॉन डायोड होता है, जो वोल्टेज रेगुलेशन में काम में लिया जाता है जिनर डायोड। और ये उच्च डोपिंग वाला होता है, इसमें इसमें डोपिंग स्तर काफी उच्च रखा जाता है, सिलिकॉन टाइप का होता है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोटो कंडक्टिव सेल जो होते हैं वो किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है केडियम सल्फाइड, बी में है जर्मेनियम, सी में है सिलिकॉन और डी में है लेड प्रोक्साइड। आपको बताना है कि ये किससे बना होता है। देखिए जो फोटो कंडक्टिव सेल है वो बने होते हैं केडियम सल्फाइड से, CDS, CDS। केडियम सल्फाइड से बने होते हैं। दोस्तों वाकई ये शानदार क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने जो उत्तर है आप मेरे उत्तर देने से पहले प्रश्न को पढ़ने का आप साथ में कमेंट कर देंगे, कर दे कर दीजिए। अगर कमेंट नहीं करते आपके मन में भी सोच लीजिए, और कमेंट करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं अच्छा लगता है वो कमेंट करना, तो आप पहले आप अपना सोच लीजिए और उसके बाद तो मैं बताऊंगा। अगर आपका गलत होता है तो आप उसे सही सुधारने की कोशिश करें, और सही हो रहा है तो वाकई अच्छी बात है, या आपकी तैयारी काफी अच्छी है। चलो आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि एक किसी एम्पलीफायर की आउटपुट क्षमता है वो 20 वाट है, इनपुट पावर 10 वाट है, तो उसका पावर गेन क्या होगा। देखिए जो पावर गेन है वो होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। अब हमसे पूछा है पावर गेन। देखिए आउटपुट पावर का मान है 20 वाट और इनपुट पावर का मान है 10 वाट। तो ये हो जाएगा, 2 बार कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी फीडबैक सिग्नल इनपुट में सिग्नल के साथ फेज में है तब भी ये धनात्मक फीडबैक अथवा कहलाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है अपने दोलित्र से संबंधित, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर होगा रीजनरेटिव फीडबैक। धनात्मक फीडबैक को रीजनरेटिव फीडबैक भी
कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वोल्टमीटर की सुग्राह्यता क्या है। ऑप्शन ए में है वोल्टमीटर का मूल्य बटा वोल्टमीटर की माप सीमा। बी में है वोल्टमीटर का प्रतिरोध बटा वोल्टमीटर की माप सीमा। सी में है वोल्टमीटर का इंडक्टेंस बटा वोल्टमीटर का प्रतिरोध। और डी है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि वोल्टमीटर की सुग्राह्यता क्या होती है। तो देखिए वोल्टमीटर की जो सुग्राह्यता होती है वो होती है वोल्टमीटर का प्रतिरोध बटा वोल्टमीटर की माप सीमा। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अब आगे है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि लोडिंग प्रभाव क्या होता है। आपको बताना है कि लोडिंग प्रभाव क्या होता है। मापक यंत्र द्वारा यथार्थ से अधिक परिणाम प्राप्त होना, वोल्टमीटर द्वारा यथार्थ वोल्टेज से कम वोल्टेज प्राप्त होना, वोल्टमीटर का ओपन परिपथ होना, वोल्टमीटर का उच्च प्रतिरोध होना। देखिए जो लोडिंग प्रभाव है वो होता है वोल्टमीटर द्वारा यथार्थ वोल्टेज से कम वोल्टेज प्राप्त होना। ये ऐसा क्यों होता है? देखिए जो वोल्टमीटर होता है वो उसमें कॉइल लगी होती है, वो किसी धातु के तार से बनी होती है। उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है और वो शक्ति खपत भी करता है। यही प्रोसेस एमीटर में भी होती है, वोल्टमीटर में भी होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अपने को वोल्टमीटर दिया है तो हम वोल्टमीटर की चर्चा करते हैं। तो हम जो देखिए वोल्टमीटर है जो समांतर में संयोजित होता है, तो कुछ न कुछ शक्ति और धारा लेगा, शक्ति ड्रॉप करेगा। तो उससे क्या है कि जो वोल्टेज का मान है वो कुछ कम हो जाएगा। तो यही कारण है कि यथार्थ से जो वास्तविक वोल्टेज है उससे थोड़ा कम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। ये लोडिंग प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाट मीटर में लगी प्रेशर कॉइल संयोजित होती है। देखिए वाट मीटर में दो कॉइल होती है, एक होती है करंट कॉइल, एक होती है प्रेशर कॉइल। तो जो करंट कॉइल है वो लोड की श्रेणी में संयोजित होती है और जो प्रेशर कॉइल है वह सप्लाई स्रोत के समांतर में संयोजित होती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे है 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि रिपल्सन मोटर की घूर्णन गति है वो परिवर्तित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संयोजन बदलकर, बी में है कार्बन ब्रश के संयोजन बदलकर, और सी में है कार्बन ब्रश की स्थिति को बदलकर, और डी में है मेन सप्लाई के संयोजन को बदलकर। देखिए जो रिपल्सन मोटर है उसकी घूर्णन गति को हम जो जीएनए स्थिति से जीएनए यानी कि ग्राउंड नेचुरल एक्सेस न्यूट्रल एक्सेस इससे 20 डिग्री दाएं या बाएं इसको घुमाकर ये जीएनए पर ये मोटर कोई घूर्णन गति नहीं करेगी, और इसको 20 डिग्री दाएं या बाएं घुमाने से इसकी घूर्णन गति दिशा है वो परिवर्तित की जा सकती है। तो ऑप्शन इसका जो कार्बन परस की स्थिति को बदलकर, क्योंकि स्थिति बदल रहे हैं हम, तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये आप सभी को सामान्य तो पता ही होता है। इसमें पूछा है कि विद्युत प्रेस का फिलामेंट किससे बना होता है। ऑप्शन ए है तांबे का, बी है टंगस्टन का, सी है नाइक्रोम का, और डी है टिन का। देखिए जो प्रेस, सोल्डरिंग आयरन या हीटर या जो गीजर, इन सभी में जो फिलामेंट होते हैं
जिससे ऊष्मा पैदा की जाने के लिए जो काम में लिए जाते हैं, वो सभी फिलामेंट नाइक्रोम के बने होते हैं। टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है वो होता है बल्ब में रोशनी उत्पन्न करने के लिए टंगस्टन का फिलामेंट काम में लिया जाता है। वो सिर्फ ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से जो फिलामेंट काम में लिए जाते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत इनक्यूबेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए ये शायद आपने नाम पहली बार सुना होगा, विद्युत इनक्यूबेटर। और इसका ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल उत्पन्न करने के लिए, बी है कृत्रिम रूप से मुर्गी अंडों को पकाने के लिए, सी है गर्म हवा उत्पन्न करने के लिए और डी है नमी नष्ट करने के लिए। देखिए जो मुर्गी फार्म होते हैं वहां पे कृत्रिम रूप से अंडों को पकाने के लिए इस विद्युत इनक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो बहुत कम स्तर की गर्मी पैदा की जाती है उससे अंडे पक जाते हैं, उनमें जो चूजे हैं वो पैदा हो जाते हैं और ये अंडे पक जाते हैं। अब आगे है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि धात्विक आवरण युक्त उपकरणों को अर्थ से संयोजित क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए उपकरण की दक्षता में वृद्धि करने के लिए, बी है रिसाव करंट से बचाव करने के लिए, सी है सुंदरता के लिए और डी है मूल्य बचाने के लिए। देखिए ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है कि जो अर्थिंग की जाती है वो लीकेज करंट से बचाव के लिए की जाती है, ताकि कोई किसी को विद्युत का झटका न लगे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो देखिए आपको जो मेनली विद्युत क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं उन धातुओं के जो परमाणु क्रमांक है वो आपको याद रखने चाहिए। देखिए जो कॉपर है उसका परमाणु क्रमांक होता है 29, एल्यूमिनियम का होता है 13 और लोहे का होता है 26, यूरेनियम का होता है 92, जर्मेनियम का होता है 32, लेड का होता है यानी कि पीबी 82 और सिल्वर का होता है 47। तो इन सभी की आपको याद रखने चाहिए। जो यूरेनियम है उसका परमाणु क्रमांक होता है 92। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, बी रदरफोर्ड, सी जे थॉमसन और डी गोल्डस्टीन। देखिए जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो की थी सर जे थॉमसन ने। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.602 इंटू 10 की पावर -19 गुना। ये ऋणात्मक होता है, जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो ऋणात्मक होता है और जो प्रोटॉन होता है उसका धनात्मक होता है। उसका भी आवेश इतना ही होता है। तो चलते हैं आगे। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का क्या नाम है। देखिए जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति
ऑप्शन ए में 2 लीटर, बी में एम्पलीफायर, सी में स्पीकर और डी में जनित्र। देखिए इसका सही उत्तर होगा स्पीकर। स्पीकर में हम विद्युत ऊर्जा देते हैं और आउटपुट में हमें ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है। जो एम्पलीफायर होता है वह ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ही परिवर्तित करता है, या फिर कोई भी अन्य सिग्नल होता है उसको उसी सिग्नल में उसकी या तो वह आवृत्ति बढ़ा देता है या फिर उसके आयाम में वृद्धि कर देता है, और यह अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा को प्रेरित नहीं करता है। ये सिर्फ उसकी आयाम में, ध्वनि जो होती है उसके आयाम में वृद्धि कर देता है। अब चलते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानक बल्ब की कैंडल पावर कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में है 1 वाट, बी में है 0 वाट, सी में है 0.02 वाट और डी में है 0.0021 वाट। तो आपको बताना है कि कितनी होती है। देखिए जो मानक बल्ब होता है, स्टैंडर्ड बल्ब जिसको बोलते हैं, उसकी कैंडल पावर 0.021 वाट होती है। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल रंग की प्रकाश किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 630 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मीटर, बी में है 630 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, सी में है 760 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर और डी में है 760 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मीटर। आपको सही की पहचान करनी है, सही ऑप्शन क्या है। देखिए जो लाल रंग की किरणें हैं उनका प्रकाश धैर्य सबसे कम होता है, सॉरी सबसे ज्यादा होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। और जो बैंगनी कलर होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम और फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 760 इंटू 10 के पावर माइनस 9 मीटर होती है। और यहीं अगर पूछ लिया जाए कि बैंगनी कलर का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो ये 630 इंटू 10 के पावर माइनस 9 मीटर हो जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसका उत्तर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि कार्बन आर्क लैंप की दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य कितना एयर गैप रखा जाता है। देखिए जो कार्बन आर्क लैंप है वो प्रोजेक्टर में काम में लिया जाता है। तो उसमें एक इलेक्ट्रोड तो होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो पूछा है कि इन दोनों के मध्य एयर गैप कितना रखा जाता है। तो इनके मध्य 1.5 mm से 6 mm तक रखा जाता है। ये जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है ये साइज में बड़ी होती है और ये ऋणात्मक जो होती है वो छोटी रखी जाती है। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि हेलोजन गैस कौन सी है। तो ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है ब्रोमीन, सी है क्लोरीन। देखिए जो हेलोजन गैस है वो जो हेलोजन लैंप में काम में ली जाती है। तो ये तीनों गैसें ही हेलोजन गैस है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाता है। आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, आपको याद रखना है कि ये तीनों गैसें ही हेलोजन है। अब 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 फेज वाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलियां वैद्युतिक अंशों के अंतर पर स्थापित की जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 360, बी है 120, सी है 270 और डी है 90। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर सही करेंगे क्योंकि ये सामान्यतः सभी को पता है। तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
3 फेज में 120 डिग्री पर होती है और सिंगल फेज में 90 डिग्री पर स्थापित की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार्जिंग के समय विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। देखिए, जब सेल चार्ज होता है तो वो उस समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता होता है और जब डिस्चार्ज होता है तो वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको याद रखना, चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा पाए, क्योंकि जो विद्या है उसको बांटने से उसका प्रसार होता है, तो अच्छी बात है। तो आप शेयर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। आगे 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रंदे की ब्लेड की धार को तेज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एम्पायर क्लॉथ, बी है ग्राइंडर, सी है रेतमाल और डी है ऑयल स्टोन। देखिए, अगर रंदे की धार को तेज करना है तो हम ऑयल स्टोन का उपयोग करते हैं। इस पे घिसकर इसकी धार को तेज किया जाता है और ग्राइंडर से हम ये नहीं कर सकते कि क्योंकि ग्राइंडर अधिक मात्रा में जो स्मूथली रफ करता है, तो उससे क्या है कि ये ब्लेड खराब हो सकती है, इसलिए इसको ऑयल स्टोन से ही इसकी धार को तेज किया जाना चाहिए। अब चलते हैं आगे 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नोचिंग क्या है? नोचिंग प्रक्रिया क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है धात्विक चादर के नियमित पात्रों किनारों को मोड़ना, बी में है धात्विक चादर के सिरों को आपस में जोड़ना, सी है धात्विक चादर पात्र बनाने के लिए चादर को विभिन्न आकृति में काटना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि नोचिंग क्या है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। धात्विक चादर पात्र बनाने के लिए जो चादर होती है उसके जो सिरे होते हैं उनको किनारों से काटा जाता है और उनको काट के आपस में फिर जोड़ दिया जाता है, उनकी एक आकृति बनाई जाती है। तो इसी प्रक्रिया को नोचिंग कहते हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो फिटर के जो चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा बहुत उन पे भी ध्यान देना है। हालांकि इनसे क्वेश्चन काफी कम आते हैं प्रश्न पेपर में, लेकिन एक दो आते हैं, तो अगर आपने वो पता हो, एक बार देखा हुआ हो, तो दिमाग में रहने से फायदा ही है। आगे है एसी उत्पादन कितने वोल्ट तक किया जा सकता है? कि एसी जो वोल्टेज है उनका उत्पादन कितने वोल्ट तक किया जा सकता है? ए है 650, बी है 11,000 वोल्टेज, सी है 33,000 वोल्टेज और बी है 1,32,000 वोल्टेज। देखिए, जो अपने भारत में जो वर्तमान अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कितने वोल्ट तक उत्पादन किया जाता है, तब तो आप ऑप्शन जो बी है उसको सही कर सकते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि कितने तक किया जा सकता है, अगर ये है तो आपको ऑप्शन 33,000 वोल्ट तक करना होगा, क्योंकि 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है। अब अगर यहीं आपको क्वेश्चन डीसी में पूछ लिया जाए तो 650 वोल्टेज इसका सही होता, क्योंकि जो डीसी का उत्पादन है वो अधिकतम 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है, इससे ज्यादा संभव नहीं होता है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, सॉरी यहाँ पे डीसी विद्युत ऊर्जा को एसी में परिवर्तित करने के लिए होता, ये मिस टाइपिंग है। बदलने के लिए किस युक्ति का उपयोग
किया जाता है। तो आप बताइए कि डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, बी है इन्वर्टर, और सी है डीसी जनित्र व अल्टरनेटर दोनों, और डी है दोलित्र। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टर। अब आपसे पूछ लिया जाता कि एसी को डीसी में परिवर्तित किस युक्ति से किया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। रेक्टिफायर जो होता है उससे क्या होता है कि एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। और डीसी जनरेटर व अल्टरनेटर ये तो दोनों उत्पन्न करने के लिए काम में आते हैं, ये बदलने के लिए नहीं, उत्पन्न करने के लिए काम में आते हैं। ये डीसी जनरेटर जो डीसी धारा उत्पन्न करता है और अल्टरनेटर एसी धारा उत्पन्न करता है। दोलित्र जो है वह डीसी इनपुट लेकर आउटपुट में एसी सिग्नल देता है। तो एसी को परिवर्तित करने के लिए भी इसका काम में लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 में पूछा गया है कि कौन सी स्थिति क्वाड्रेंचर कहलाती है? तो आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सी स्थिति है जो क्वाड्रेंचर कहलाती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि वोल्टेज और धारा के मध्य 90 डिग्री का अंतर। बी में है वोल्टेज और धारा के मध्य 180 डिग्री का अंतर। सी में है वोल्टेज और धारा के मध्य 360 डिग्री का अंतर। और डी में है वोल्टेज और धारा के मध्य 0 डिग्री का अंतर। अब आपको इनमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए जो क्वाड्रेचर है वो होती है वोल्टेज और धारा के मध्य 90 डिग्री का अंतर। अगर धारा और वोल्टेज के मध्य अगर 90 डिग्री का अंतर हो तो वह स्थिति क्वाड्रेंचर कहलाती है। और यहीं अगर 180 डिग्री का होता तो वह स्थिति एंटी फेज कहलाती। 0 डिग्री का अंतर होता तो वह इन फेज कहलाती। और 360 डिग्री का अंतर तो कुछ होता ही नहीं है। 360 डिग्री का अंतर मतलब वो 0 डिग्री का अंतर ही होता है। तो ऑप्शन इसके अनुसार क्वाड्रेंचर जो पूछा है वो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कम्यूटेटर के सेगमेंटों के मध्य अचालक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? देखिए जो डीसी मोटर और जनरेटर में जो होता है कम्यूटेटर, उसके जो सेगमेंट्स बने होते हैं उनके मध्य अचालक के रूप में क्या काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए है चीनी मिट्टी, बी है पीवीसी, सी है नॉयलॉन, और डी है अबरक। तो आप पहचानिए इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए इसका उत्तर डी सही होता है। यहाँ पर अबरक का काम में लिया जाता है। जो सेगमेंट्स होते हैं जो हार्ड कॉपर से बने होते हैं सेगमेंट्स, और उनके मध्य अबरक एक अचालक के रूप में क्या में लिया जाता है, माइका जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। और 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के संधारित्र उच्च वोल्टेज पर काम में लिए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है सेरामिक संधारित्र, बी है कागज संधारित्र, डी है इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र, और डी है ऑयल डाइलेक्ट्रिक संधारित्र। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑयल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो हाई वोल्टेज होते हैं उच्च वोल्टेज, तो उनमें ऑयल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ संधारित्र काम में लिया जाता है। आगे जो है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और पूछा गया है कि किस संयोजन का उपयोग न्यूट्रल बिंदु प्राप्त करने के लिए किया जाता है? डेल्टा संयोजन, स्टार संयोजन, श्रेणी संयोजन, और समांतर संयोजन। देखिए जो 3 फेज लाइन होती है
उसमें न्यूट्रल बिंदु प्राप्त करने के लिए स्टार संयोजन किया जाता है। तो न्यूट्रल बिंदु प्राप्त करने के लिए स्टार संयोजन का में लेते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि किस प्रकार के मापक उपकरण एसी व डीसी प्रकार की दोनों प्रकार की विद्युत राशियों का मापन कर सकते हैं। एमसी टाइप, एमआई टाइप, उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। देखिए जो एमआई टाइप है यानी कि मूविंग आयरन टाइप, ये मापक यंत्र दोनों में काम में लिए जा सकते हैं। और जो एमसी यानी कि मूविंग कॉइल टाइप जो है वो केवल और केवल डीसी में काम में लिए जा सकते हैं। और ये जो है ये दोनों में काम में लिए जा सकते हैं, एमआई टाइप। तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। और 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ में रिपल आवृत्ति का मान क्या होता है। देखिए जो रेक्टिफायर परिपथ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाफ वेव और एक होता है फुल वेव। फुल वेव दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ब्रिज रेक्टिफायर और एक होता है सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर परिपथ। तो अपने को बताना है कि जो रिपल आवृत्ति का मान फुल वेव में कितना होता है। तो रिपल आवृत्ति में सप्लाई आवृत्ति का 2 गुना होता है फुल वेव में। और अगर पूछ लिया जाए कि हाफ वेव में कितना होता है, तो उसमें सप्लाई आवृत्ति के बराबर रिपल आवृत्ति का मान होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है यहाँ पे। आगे 39 नंबर क्वेश्चन पर चले। और 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संधारित्र का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है आवर्ती के समानुपाती, आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के समानुपाती और धारा के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है यानी कि XC बराबर होता है एक 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 बटा 2 पाई एफ सी। तो देखिए यहाँ पे इस सूत्र के अनुसार जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। और यही अगर पूछ लिया जाता कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो वो धारा के समानुपाती होता है। उसका भी चलो बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल। तो अब यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर कम होता है, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर अधिक होता है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। अब एक बार आप जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, क्योंकि अच्छी क्लास है, अच्छी क्लास को लाइक करने से अच्छी बात है, बुराई क्या है इसमें, क्योंकि इससे आपको फायदा ही मिल रहा है ना। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पूछा है कि ओसिलोस्कोप में सॉटूथ जनित्र का क्या कार्य होता है। देखिए जो ओसिलोस्कोप होता है, जो मत सिग्नल के जो आयाम है उनको प्रदर्शित करने में काम में लिया जाता है, उनको देखने के लिए काम में लिया जाता है। तो पूछा है कि ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन की महीन किरणों को उत्पन्न करना, इनपुट सिग्नल को टाइम बेस प्रदान करना, इनपुट सिग्नल का आयाम बढ़ाना और इनपुट सिग्नल को प्रदर्शित करना। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन की महीन किरणें उत्पन्न करना, ये काम होता है इलेक्ट्रॉन गन का। इलेक्ट्रॉन गन जो है
वो इलेक्ट्रॉन की महीन किरण उत्पन्न करती है। और इनपुट सिग्नल को टाइम बेस प्रदान करना ये काम होता है साटू जनित्र का। तो इसके अनुसार तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। और इनपुट सिग्नल का आयाम बढ़ाना ये काम होता है एम्पलीफायर का। और सिग्नल को प्रदर्शित करना ये काम होता है पर्दे का, जो पर्दा होता है उस पर सिग्नल प्रदर्शित किए जाते हैं। तो आप इन सभी का भी ध्यान में रखना है। अब 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि धारा गेन में एल्फा का मान क्या होता है। कलेक्टर धारा बटा एमिटर धारा, बेस धारा बटा कलेक्टर धारा, कलेक्टर धारा बटा बेस धारा और एमिटर धारा बटा बेस धारा। तो आपको सही ऑप्शन को चयन करना है। और जो एल्फा होता है वो होता है आई सी बटा आई ई, यानी कि कलेक्टर धारा बटा एमीटर धारा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। अब आगे है 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी एम्पलीफायर का धारा गेन 20 वाट तथा इनपुट धारा 5 एम्पीयर है तब आउटपुट धारा क्या होगी। देखिए, जो एम्पलीफायर का धारा गेन होता है यानी कि आई जी, वो होता है आई ओ बटा आई एन, यानी कि आउटपुट धारा बटा इनपुट धारा। देखिए, आई जी का मान हमें दिया है 20 बराबर आई ओ का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि आउटपुट धारा का मान ज्ञात करना है। और इनपुट धारा का मान हमें दिया है 5। जब ये 5 यहाँ बट्टा में है वो तो इस साइड होगा तो गुणा में हो जाएगा, और 20 को 5 से गुणा करने पर 100 एम्पियर आ जाएगा। तो आउटपुट धारा हमारे पास है 100 एम्पियर आ गई। तो सी ऑप्शन का सही हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रेणी सी एम्पलीफायर की दक्षता कितनी होती है। देखिए, जो श्रेणी सी एम्पलीफायर है इसका डिस्टॉर्शन सबसे अधिक होता है और इसकी और जो फिडेलिटी है वो भी न्यूनतम होती है और इसकी दक्षता सबसे अधिकतम होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है। 70 से 75% तक होती है इसकी दक्षता। और सबसे न्यूनतम डिस्टॉर्शन होता है श्रेणी ए एम्पलीफायर का, उसकी फिडेलिटी भी सर्वोत्तम होती है। और जो बी टाइप का है उसकी फिडेलिटी है वो श्रेणी ए की अपेक्षा कम होती है। तो चले आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी युक्ति डायोड की भांति कार्य नहीं कर सकती। सॉरी, स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती। डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर और आईसी। देखिए, ये जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों युक्तियां डायोड की भांति कार्य कर सकती है। ट्रांसफार्मर है वो डायोड की भांति कार्य नहीं कर सकता, वो सिर्फ वोल्टेज स्टेप और अप और डाउन कर सकता है। ये सभी जो अर्धचालक युक्तियां हैं डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी, ये स्विच की भांति कार्य कर सकती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। अब आपको यहाँ पर एक चित्र दिया है, ये लॉजिक सर्किट का है, लॉजिक गेट का है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा
लॉजिक गेट है। ऑप्शन ए है एंड गेट है, बी है और गेट है, सी है नैंड गेट है और डी है नोट गेट है। तो आपको पहचानना ये कौन सा गेट है। तो दोस्तों ये है एंड गेट। ऑप्शन ए इसका सही होता है। ये एंड गेट है। आप इन जो गेट है इनके सिंबल्स आप याद करना, उनकी जो परिपथ है और इसकी जो आउटपुट सारणी सत्यता सारणी है वो भी आप सभी को ध्यान में रखनी है। देखिए इसकी इसकी जो सत्यता सारणी होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट वाई। देखिए इनपुट ए 0 है, ये 0 है, तो आउटपुट भी 0 ही होगा। इनपुट ए 0 है, ये ये 1 है, 1 है, तो भी आउटपुट 0 होगा। इनपुट ए जो है वो 1 है, बी है 0 है, तो भी आउटपुट 0 होगा। अगर ये दोनों 1 है तब ये आउटपुट 1 होगा। तो आप इन सभी की सत्यता सारणी आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं आगे 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि बैटरी एक डिस्चार्ज बैटरी है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। घट जाएगा, वहीं रहता है, बढ़ जाता है या ऋणात्मक हो सकता है। देखिए जब बैटरी चार्ज होती है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है यानी घट जाता है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है E बराबर बी एल वी साइन थीटा, E बराबर माइनस एन डी फाइव बटा डी टी, और E बराबर बी एल वी कोस थीटा, और E बराबर माइनस एन डी टी बटा डी फाइव। तो देखिए जो गतिजन्य विद्युत वाहक बल है वो ज्ञात करने का सूत्र है बी एल वी साइन थीटा, और जो स्थितिजन्य विद्युत वाहक बल है उसको ज्ञात करने के लिए एन डी फाइव बटा डी टी ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ बी का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स, एल का मतलब है चालक की लंबाई, और वी का मतलब है वेलोसिटी यानी कि वेग है जो घूमने गति का, और साइन थीटा मतलब है जो चुंबकीय फ्लक्स और जो चालक है उनके मध्य का कोण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिवर्तनमान संधारित्र का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। मोटर में, ट्रांसमीटर और रिसीवर में, अल्टरनेटर में, या फिर घरेलू वायरिंग में। देखिए जो परिवर्तनमान का संधारित्र होता है उसको गैंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एयर गैप वाले संधारित्र होते हैं, इनमें जो अचालक के रूप में होते हैं वो हवा रखी जाती है। तो ये जो संधारित्र है ये ट्रांसमीटर और रिसीवर में काम में लिए जाते हैं। मोटर में तो आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है वो है। अल्टरनेटर में किसी प्रकार का कोई कैपेसिटर नहीं चाहिए। अगर उसको जो पावर फैक्टर है वो कम हो गया तो उसमें पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए सिंक्रोनस मोटर काम में ली जाती है। अन्यथा जो परिपथ होते हैं वहाँ पे जो कैपेसिटर बैंक में काम में ली जाती है, तो उसमें ये परिवर्तन मान का जो एयर गैप वाला है ये नहीं काम में नहीं लिया जाता। फिक्स मान के जो वो संधारित्र हैं वो ही काम में लिए जाते हैं। घरेलू वायरिंग में भी किसी प्रकार के संधारित्र की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि यदि
कोई अल्टरनेटर 230 वोल्ट पर 100 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रदान करता है, तो 0.6 पावर फैक्टर पर उसका आउटपुट ज्ञात कीजिए। देखिए, जो अल्टरनेटर है एसी का, उसकी पावर ज्ञात करने का सूत्र होता है V इंटू वी आई कोस फाई। कोस फाई का मतलब होता है पावर फैक्टर, आपको पता ही है, कोस फाई। देखिए, ये जो यहाँ पे इन्होंने स्थिति दी है, ये इकाई पावर फैक्टर की स्थिति है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर फैक्टर जो हो गया वो है 0.6 पावर फैक्टर, तो हमें इसका मान इसमें रखना है। P बराबर V का मान 230 वोल्ट है इंटू 1000 और कोस फाई का मान है 0.6। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास उत्तर आएगा 138 किलो वाट। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें पूछा है कि ससेप्टेंस का मात्रक क्या है। पहले तो आपको ये बता दूं कि ससेप्टेंस होता क्या है। देखिए, जो इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट होते हैं, उनका जो प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव या इंडक्टिव रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस का जो विलोमानुपाती होता है वो होता है ससेप्टेंस। तो इसका मात्रक होता है साइमन या महो, सीमेंस भी बोलते हैं इसको। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। और रिएक्टेंस को ओम में मापा जाता है। जो रिएक्टेंस होता है उसको ओम में। हेनरी जो होती है वो जो इंडक्टेंस मापने का मात्रक है, वो फेरेड है जो कैपेसिटेंस मापने का मात्रक है। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आप ये योगदान देंगे। और अब आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं। और आपको ये अगर क्लास अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को में भी शेयर करेंगे ताकि इसका फायदा सबको मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।